मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, या इसे क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पढ़ चुके हम लोग कि भारत में व्यापार करने के इरादे से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। 6 कंपनियां भारत में आई और उसमें 4 जो है वो लंबे समय तक रही, और उसमें से संघर्ष 2 कंपनियों के बीच में ज्यादा हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रांस की कंपनी के पतन के बाद में अंग्रेजी कंपनी यहाँ पर स्थापित हो गई। 3 मुख्य प्रेसिडेंसी है इनकी, पहली कलकत्ता, दूसरी मद्रास, तीसरी बॉम्बे। और धीरे धीरे उन्होंने व्यापारिक उद्देश्य से लेकर प्रशासनिक उद्देश्य या साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर होते चले। विभिन्न नीतियों के माध्यम से उन्होंने यहाँ के स्थानीय रियासतों के राजाओं से राज्य हड़पना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इनका विरोध भी होने लगा। और मुख्य रूप से विरोध जो है वो 19वीं शताब्दी में। अब छुटपुट विद्रोह पहले से होते आए, जैसे अपन ने पढ़ लिया, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। नहीं पढ़ा तो इसे? सन्यासी विद्रोह पढ़ेंगे। सन्यासी विद्रोह, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बुक है आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। सन्यासी कौन होते हैं? पूजा पाठ करने वाले हैं। अब मंदिरों के ऊपर धार्मिक कर लगाया जाए तो ये लोग तो विरोध करेंगे, तो सन्यासी विद्रोह काय में उल्लेख मिलता है? आनंद मठ। फिर अपन ने वेल्लोर विद्रोह की बात की थी। वेल्लोर विद्रोह कब? 1806। कहाँ पर? मैसूर में। और वहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य का झंडा हटाकर मैसूर राज्य का झंडा लगा दिया। इससे पहले भी एक विद्रोह की बात करें तो बक्सर का विद्रोह भी बोल सकते हैं, जिसे हम बक्सर का युद्ध पढ़ते हैं, वो क्या है? बक्सर का विद्रोह। ये भी इसमें सैनिक विद्रोह था। 1764 मीर कासिम। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध जो है ये एक बगावत ही थी, तो वो 1764 वाला बक्सर वाला। फिर मेरठ छावनी 1824, मेरठ छावनी 1824। आसाम स्थित तोपखाने का विद्रोह पड़ा होगा 1825। सोलापुर की सैन्य टुकड़ी, ये पढ़ा था। सोहागपुर की सैन्य टुकड़ी काय के लिए था? सोहागपुर को सोलापुर करेंगे। सोलापुर क्या है ये? सोलापुर का की सैन्य टुकड़ी का विद्रोह उचित भत्ते के अभाव। काय के लिए था ये? उचित भत्ते के अभाव। कारण भी पढ़ लिए हमने। कारण बस 5 मिनट में इसे खत्म करके हम अगले पढ़ जाएंगे। कारण तो सबसे पहला पढ़ा होगा अपन ने प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक कारण जैसे राजनीतिक अपन ने पढ़े, एक राजनीतिक अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। राजनीतिक कारण कौन कौन से पढ़े अपन ने? डलहौजी की हड़पनी की, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की व्यवस्था। तीसरा नवाबों की पेंशन बंद कर देना, उपाधियों व पेंशन को बंद कर देना। जैसे मैसूर के राजा की उपाधि समाप्त कर दी 1831। ऐसे एक तो हमें उदाहरण मतलब सटीक याद होना चाहिए ताकि वहां पर हम लिख सके। पेंशन के रूप में यदि देखते हैं तो राणा साहब की पेंशन बंद कर दी। 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इसमें पुणे की संधि हुई, और पुणे की संधि के तहत मराठा पद को, पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, इन्हें बिठूर भेज दिया गया।
अब बोल दिया गया कि तुम्हारे साथ में अभी पेंशन भी खत्म हो जाएगी। कौन सी संधि? पुणे की संधि के तहत। ये बात इसमें लिखेंगे। फिर इसके अलावा मुगल बादशाह के साथ में सम्मानजनक व्यवहार न करना। जो मुगल बादशाह थे या अन्य देशी राजे रजवाड़े थे, पहले क्या करते थे, अंग्रेज लोगों ने आदत डाल दी थी उनको। काय की आदत डाली थी? उपहार की। ये अंग्रेज आते थे और उनको तरह तरह के उपहार देते थे। ये राजे महाराजे खुश हो जाते थे और फिर उनको ढेर सारे फरमान और ये देते रहते थे, तुम ये कर लो, वो कर लो। जागीर दे रहे हैं तो अकबर क्या देता था इनको? मनसबदार बना देते थे, है ना। यहाँ की मनसबदारी ले लो, वहाँ की मनसबदारी दे दो, ऐसे और इनको खुश रखने की कोशिश करते थे। और अब जब इनका अधिकार हो गया तो इन्होंने क्या, जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, जैसे घी है, 1 किलो घी है और 1 कप चाय है, मक्खी बेचारी एक ही है। चाय में मक्खी गिर जाती है तो क्या करते हैं? चाय फेंक देते हैं। और घी में मक्खी गिर जाती है तो मक्खी फेंक देते हैं, तब तो घी नहीं फेंकते हैं। तो ऐसे इनको घी में गिरी हुई मक्खी की तरह उठा के फेंक देते थे इन लोगों को। तो पहले तो मुगल बादशाह जो है इनको पेंशन पे कर दिया। फिर दूसरा है, बोले पेंशन दे रहे थे इसको, राजमहल में रहने की क्या जरूरत है, तो बोले उधर भेज दो कहीं और। तो बेचारे को कुतुब मीनार में भेज दिया। बैठे रहो, करते रहो बातें दीवारों से, नौकर चाकर सब। बादशाह चली गई उनकी, बादशाह चली गई, लेकिन बादशाह तो नहीं। बादशाह चली गई है लेकिन बादशाह तो है। तो अभी भी उनकी इच्छा है, ऐसे ढेर सारे बादशाह हैं, सुल्तान हैं, जिनकी इच्छा है कि भाई अंग्रेज हमें भले ही कोई कुछ न दे, मान सम्मान तो दे हमें। 15 अगस्त 26 जनवरी जैसा कोई त्यौहार होता है तो हमें आमंत्रित तो करे, प्रमाण पत्र तो दे, 2 शब्द बोलने का अवसर तो दे। ऐसी उनकी इच्छाएं रहती थी। अब ये कुछ करते ही नहीं थे, तो वो लोग रूठे रूठे थे। क्लियर हो गया? मुगल बादशाह और अन्य लोगों के साथ में मान सम्मान न देना, उन्हें नजराना, भेंट, गिफ्ट आदि न देना, ये राजनीति। प्रशासनिक कारण में अपन ने देखा कि कुछ उनके नियम कानून। एक पढ़ा था हमने, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पढ़ा था। कब आया था ये? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कौन सा सन लिखा? सन नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसे लिखना है। धार्मिक निर्योग्यता या अयोग्यता अधिनियम 1850। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 क्या चीज है? सर वो ईसाई लोग शादी करवाते थे और मतलब ईसाई धर्म में शादी करने के बाद भी जो व्यक्ति की जमीन जायदाद है, अगर वो हिंदू परिवार से बिलोंग करता है तो उसको वो जमीन जायदाद मिलेगी। हाँ, इसको हाँ, ये कुछ अच्छी भी बातें हैं, लेकिन और एक थोड़ी और कठिन बात है इसमें। जो एकदम उनसे संबंधित राजे रजवाड़े थे ना, जिनके ऊपर उन्होंने पूरा शिकंजा कस दिया था, उनके ऊपर ये था कि यदि आपको संपत्ति में बंटवारा चाहिए तो आपको ईसाई बनना पड़ेगा। ये था धार्मिक निर्योग्यता या अयोग्यता अधिनियम 1850। यदि आपको अपनी संपत्ति में अधिकार चाहिए तो आपको ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा। ये तक के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लागू कर दिया। एक अपन ने पढ़ा होगा ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण, ये अधिनियम बना दिया 1813 में। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी। और 1833 में का जो चार्टर एक्ट था, इसमें नियम बना दिया कि ये यहाँ धर्म प्रचार कर सकते हैं। अनुमति कब दी? 1813 में। और इसके लिए नियम कब बना दिया? 1833 के चार्टर एक्ट में इसमें प्रावधान कर दिया गया। एक है इनाम कमीशन, हम पढ़ेंगे प्रशासनिक कार्य में इनाम कमीशन। इनाम कमीशन 1852 1852
इनाम कमीशन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हाँ बताएं तो जरा कोई भी इनाम कमीशन। इससे मतलब किसानों को एक दस्तावेज दिया जाता है। हाँ और उनके तहत उनसे जमीन हड़प ली जाती है। अगर वो दस्तावेज उनके पास नहीं होते थे तो उनकी जमीन हड़प से हड़प ली जाती। हाँ और कोई बताएं डिटेल पीछे इनाम कमीशन आज था आपने पढ़ा नहीं। इनाम कमीशन क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था 1852 में और एक जमींदारों के ऊपर लागू किया था, जमींदार जागीरदार। अब क्या हुआ था कि जो 1793 में जमींदारी व्यवस्था लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, स्थायी बंदोबस्त 10 साल स्थायी बंदोबस्त। और भूमि का वास्तविक स्वामी किसे मान लिया? जमींदार। जो ऊंची बोली बोलता था वो जमींदार ठेका लेता था, लगान वसूल करके सरकारी खाते में जमा करता था। कितना पार्ट? 1/11 भाग कमीशन के रूप में स्वयं रखता था और 10/11 अंग्रेजी सरकारी खजाने में। अब इसमें क्या हुआ, वो जो मूल जमींदार जिनसे समझौता हुआ था वो तो चलते बने और उन्होंने ढेर सारी जमीनें क्या कर ली थी, हड़प जागीरदारों के पास में ढेर सारी जमीनें थी और लगान उतना ही देते थे पहले के जैसा। तो अब इन्होंने क्या किया, सारे जमींदारों की एक सूची बनवाई और उनको बोला कि आपके पास कितनी कितनी जमीन है, क्या है, वो व्यवस्थित हिसाब किताब रखो और तुम लगान दो हमें बराबर। और जो जिन लोगों का हिसाब किताब नहीं था, ये नहीं था, वो सारी जमीनें क्या कर ली उन्होंने, छीन ली। तो लगभग 20 से 21 हजार जागीरदारों की जागीर जो है डलहौजी ने जब्त कर ली। तो अब नवाब के साथ साथ मुगल बादशाह के साथ साथ ढेर सारे जागीरदार भी क्या हो गए, अंग्रेजों के विरोधी। क्लियर हो गया? इनाम कमीशन कब? 1852। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। और कितने? 20 से 21 हजार जो जागीरदार थे, इनकी जागीरें जब्त कर ली गई। एक है सामान्य सेवा भर्ती नियम। सामान्य सेवा भर्ती नियम और यह है 1856 सामान्य सेवा भर्ती नियम। अब देखो आंग्ल बर्मा युद्ध हो रहा है, ठीक है, भारतीय सैनिक वहां जाने से मना कर देते हैं। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उनको जबरदस्ती दिक्कत होती है। तो उन्होंने बोला कि पहले ठोक बजा के भर्ती कर लो। तो उन्होंने क्या कर लिया, सामान्य सेवा भर्ती नियम। अब उसमें ये था कि यदि किसी को ब्रिटिश सेना में शामिल होना है तो वो एक शपथ पत्र भरवा देते और शपथ पत्र में ये कि भाई इतना वेतन देंगे, तुम कभी हड़ताल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और ब्रिटिश सरकार जहां भेजे आपको वहां पर जाना पड़ेगा, आप इनकार नहीं कर सकते। ये पूरी कंडीशनें उनसे पहले ही शपथ पत्र में भरवा देते थे। तो फिर मजबूरी में वो हड़ताल नहीं कर। तो ये कौन सा नियम था? सामान्य सेवा भर्ती नियम 1856। सामान्य सेवा भर्ती नियम 1856। फिर व्यपगत नियम या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। कोई सन बता सकते हैं कि कब लागू किया गया था व्यपगत नियम? सबसे पहले तो 17 कब? 1848 में। सीधी सी बात है, किसने लागू किया था? डलहौजी ने। डलहौजी का काल कब से? 48 से 56। और पहली बार किसको हड़पा था? 17 को। कब? 1848 को। तो कब आया होगा नियम में? 1848 है ना, सीधा से याद रखना। 1848 में। 1848 में। तो ये कुछ कारण थे जिसके ऊपर हमें विशेष रूप से चर्चा करना था। कल उतनी ज्यादा विस्तृत चर्चा हमारी इस पे नहीं थी। ठीक है, क्रांति की शुरुआत यदि हम देखें, आज क्रांति की शुरुआत पढ़ेंगे।
क्रांति की घटना। तात्कालिक कारण, हाँ तात्कालिक कारण वाले इसमें थोड़ी सी चर्चा करें। तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे चर्बी का- वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। कल जो थोड़ा सा कथन लिखा है उसको थोड़ा सा ठीक करना है। पहले कौन सी राइफल का इस्तेमाल करते थे ये? ब्राउन बेस पहले ब्राउन ब्राउन बेस बेस का राइफल यूज का करते उपयोग थे। करते थे और अब उनको दिया गया था न्यू एनफील्ड राइफल। राइफल। उसको ठीक कर लेना, कल उल्टा लिख दिया था। और उन्हें दिया गया था न्यू एनफील्ड राइफल, उन्हें दिया गया था। पहली घटना है 31 जनवरी 1857। 31 जनवरी 1857 और यह है दमदम बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी के पास दमदम की बात कर रहे हैं, बंगाल में। और एनफील्ड राइफल्स का उपयोग करने से इनकार। एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से इनकार। क्यों किया गया? एक अफवाह से फैल गई थी कि ये जो एनफील्ड राइफल है गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है और ये इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करते थे, इसलिए उन्होंने उपयोग करने से मना कर दिया। अब हम बात करें 28 फरवरी, दूसरी घटना। 28 फरवरी 1857, दूसरी जगह की घटना। 19वीं रेजिमेंट कमांड, 19वीं रेजिमेंट कमांड, 19वीं रेजिमेंट कमांड। माइकल ने जबरदस्ती उपयोग करने के लिए आदेश दिए। हाँ, 19वीं रेजिमेंट कमांड, यही की बात है ये भी, बैरकपुर की। और माइकल जो अंग्रेज अधिकारी है, माइकल, उसने जबरदस्ती जो है उपयोग करने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप दमदम, शालकोट, अंबाला छावनियों में इसके इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। कब की घटना है? 28 फरवरी। पहले तो 31 जनवरी को सैनिकों ने मना कर दिया, भाई उनको दिया, उन्होंने मना कर दिया। अब ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचा रही, भाई सैनिक जो है ये राइफल चलाने से मना कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर नया अंग्रेज अधिकारी भेजा इन्होंने, चलो माइकल तुम जाओ और इनको नहीं उपयोग करते हैं तो एक दो उड़ा दो, पर उपयोग करने लगा। जबरदस्ती बोला कि आपको ये उपयोग करना ही पड़ेगा, नहीं तो नौकरी छोड़ दो, ये वो ढेर सारी धमकियों देती होगी। और ये बात एकदम आग की तरह दूसरे जो छावनियाँ थी वहाँ पर भी फैल गई। और इसके बाद में दमदम है, शालकोट है, अंबाला है, इन सभी छावनियों में भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। अब हम बात करते हैं बहरामपुर की घटना, और ये घटना है फरवरी 1857, इसी महीने की घटना है, फरवरी 1857। बहरामपुर ये यही वाली घटना है, कुल मिला के 19वीं रेजिमेंट की घटना है ये, बहरामपुर
19वीं और बहरामपुर कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में यहाँ पर भी मना कर दिया गया। अब जो बड़ी घटना घटती है वो है बंगाल। बंगाल और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जैसे 19वीं कहां पर बताया मैंने? बहरामपुर उड़ीसा में। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ये कहां पर? बंगाल। और कौन है यहाँ पर पदस्थ? मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन लिखेंगे ब्रीफ में, कई नोट कर लो। तो मंगल पांडे का जन्म 1827 बलिया जिले के जन्म देख रहे अपन मंगल पांडे का 1827 में बलिया जिले के मगुबा गांव की एक ब्राह्मण परिवार में पैदल सैनिक के रूप में भर्ती हुआ। पैदल सैनिक के रूप में भर्ती हुआ। अट्ठाईस मार्च को न्यू एनफील्ड राइफल का उपयोग करने से मना कर दिया। 28 मार्च को। अब देखो यहाँ पे घटना घटती है 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 महत्वपूर्ण घटना है यहाँ पर। 29 मार्च 1857 ये घटना पूछी जाती है। दो घटनाएं, एक 29 मार्च और 8 अप्रैल। ये दो घटनाएं हमें मंगल पांडे के संबंध में याद रखना है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया। चर्बी वाले कारतूस को उपयोग करने से मना कर दिया। वहां पे दो अधिकारी हैं। दो अधिकारी, एक है लेफ्टिनेंट सार्जेंट और दूसरा है कर्नल बाग। दो अंग्रेज अधिकारी, लेफ्टिनेंट सार्जेंट और कर्नल बाग। तो जब इनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि तुम्हें तो उपयोग करना ही पड़ेगा, जैसे जबरदस्ती उसके मुंह से कारतूस लगाया जा रहा था, और उन्होंने क्या किया? पहली गोली तो चला दी लेफ्टिनेंट सार्जेंट, उसकी हत्या कर। लेफ्टिनेंट सार्जेंट की हत्या। ये भागा कर्नल बाग वहां से। अब क्या किया जाए? भागो यहाँ से, कुछ भी कर सकता है। दूसरी गोली इस पे भी मार दी और ये घायल हो गए। अब वहीं पर इनके पास में एक और भारतीय सिपाही थे, उसका नाम क्या है? ईश्वरी प्रसाद को कर्नल बाग द्वारा मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यही कर सकते हैं।
खुद तो भाग रहे हैं, दूसरे को बोल रहे कि इसको गिरफ्तार कर लो। ईश्वरी प्रसाद बोलता है, मन ही मन सोचता है क्या गलत कर रहा है बेचारा, क्या गलत कर रहा है मंगल पांडे, सही तो है, जैसा ये सोच रहा है ऐसा तो मेरे मन में भी चल रहा है, लेकिन वो हिम्मत वाला है, उसने हिम्मत दिखा दी और मैं नहीं दिखा पाया। लेकिन कम से कम मैं गिरफ्तार नहीं करके, उसे बंदी न बना के उसकी थोड़ी सी हेल्प तो कर ही सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, क्या नाम आपका, बच्ची, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चापलूस होते हैं, अपने मालिक को जो 2 वक्त की रोटी देता है उसको अपना माई बाप समझ लेते हैं, उसके लिए अपने परिवार वालों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक का नाम है शेख पलटू, क्या नाम है एक का, शेख पलटू। बोले तू गिरफ्तार नहीं कर रहा, ला मैं कर देता हूँ। और वो अपने 2-4 सैनिकों के साथ में गया, सिपाहियों के साथ में, और मंगल पांडे को गिरफ्तार। देखो किस कौन कौन थे वहां पे, लेफ्टिनेंट, सार्जेंट और कर्नल बाग। तो लेफ्टिनेंट सार्जेंट की तो गोली मारकर हत्या कर दी, बाग घायल हो गए, और उन्होंने ईश्वरी प्रसाद को आदेश दिया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो, लेकिन उसने मना कर दिया। तो शेख पलटू है, और शेख पलटू ने क्या किया, शेख पलटू ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। सैनिक अदालत में मुकदमा चला, सैनिक अदालत में मुकदमा चला, और 8 अप्रैल 1854 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। 8 अप्रैल 1857 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। दोनों तारीख याद रखना, 29 मार्च 1857 और 8 अप्रैल 1857। और किस बटालियन में थे ये, 34वीं इन्फेंट्री में थे। उस इन्फेंट्री को बर्खास्त कर दिया, नेटिव इन्फेंट्री, इस नेटिव इन्फेंट्री को ही क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। भाई यहाँ के और भी लोग हैं जो ऐसे सैनिक कार्यवाही करेंगे, तो क्या कर दिया, उन सबको बर्खास्त करके उनको इधर उधर मर्ज कर दिया। उसको किसी को 19वीं में भेज दिया, किसी को 20वीं में भेज दिया, इधर उधर 34वीं खत्म कर दी। उनको लगा कि अब ये कहानी यहीं पर रुक जाएगी, थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। हम बात करते हैं 24 अप्रैल 1857। अब अगली घटना, ये 29 मार्च की होगी, अब 24 अप्रैल 1857 ऐसे ही एक विद्रोह हुआ मेरठ की 3री नेटिव इन्फेंट्री, 3री नेटिव इन्फेंट्री। अब यहां पर क्या हुआ, इन्होंने बोला कि मंगल पांडे की हत्या कर दी, 34वीं रेजिमेंट को ही समाप्त कर दिया, ऐसे में तो सारे सबको समाप्त कर देंगे, मतलब इनका जैसे रावण राज चल रहा। तो इसके विरोध में हमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना चाहिए। भाई एक इन्फेंट्री भी एक के बारी बारी से सबको, सबके साथ में यही होगा, तो हम बोला कि कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। उन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद में 3 मई 1857, अगली घटना 3 मई 1857, और यह है अवध रेजिमेंट, अवध रेजिमेंट। यहां पर भी विद्रोह हुआ, चर्बी वाले कारतूस या न्यू एनफील्ड राइफल चलाने से मना कर दिया गया। अब सारी जो रेजिमेंट है वो तो मना कर रहे हैं, अब कार्रवाई करने का किसका नंबर है, अंग्रेजों का। वो बोले कि साले शुरुआत तो हो गई है और अब ये बढ़ते जा रहा है, ठोस कदम
उठाना पड़ेगा। एक दो लोगों को बर्खास्त करने से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ी कार्यवाही हमें करना पड़ेगा। और 9 मई 1857 की घटना क्या कर दिया इन्होंने? 9 मई 1857 अंग्रेजों द्वारा 85 भारतीय सिपाहियों को 10-10 वर्ष का कारावास दे दिया। 10-10 वर्ष का कारावास दे दिया। 10-10 वर्ष का कारावास दे दिया। कब की घटना है? 9 मई। और इधर प्लानिंग चल रही है दूसरी जगह कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? 9 मई तक पहुंच गए। अब विद्रोह की योजना अलग से हेडिंग डालेगा, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। विद्रोह की योजना क्या थी? विद्रोह की योजना 31 मई से विद्रोह की योजना। 31 मई 1857। दो लोगों के नाम हम देखेंगे इसमें। एक तो है नाना साहब। नाना साहब किसके पुत्र थे ये? पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के नहीं थे, दत्तक पुत्र थे। कौन से पुत्र थे? दत्तक पुत्र थे। वास्तविक पुत्र जैविक पिता ये नहीं थे इनके, उनके दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए पुत्र थे। और इसलिए अंग्रेजों ने मना कर दिया था, भाई यदि तुम्हारा स्वयं का बेटा होता तो उसको एक बार हम दे भी देते, आधी पेंशन तो दे देते। अब ये तो तुम्हारा खून है ही नहीं, तो इसका तो हक ही नहीं बनता। अब जो तुमने बचाया हुआ है वो उसको दे दो और बाकी बस रह दो। ये है ना। अब ये गए लंदन। लंदन के वास्तविक नाम क्या इनका? धोंदू पंत। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। धोंदू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत। और ये लंदन गए और वहां पर क्रांति की इनके द्वारा प्लानिंग की। जो भारतीय देशी रियासतें थे, राज्य रजवाड़े जिसे कहते थे, इनके साथ में उन्होंने पत्राचार किया। पत्राचार किया, पत्र लिखे इनको कि क्रांति में शामिल होंगे या नहीं। बोले ये पत्र तो कभी पकड़ा जा सकता है, तो पत्राचार नहीं करते। अब हम क्या करते हैं? कोई संकेत बना लेते हैं। संकेत क्या बनाया? रोटी, चपाती और कमल का फूल। चपाती और कमल का फूल। चपाती बेचते थे किसी की, हम रोटी बेचते थे कपड़े में बांध के, और बोलते थे कि यदि तुम क्रांति में शामिल हो तो वापसी में जवाब में आपको कमल का फूल दे देते हैं, और यदि आप शामिल हो तो फिर आपके जितने भी सगे संबंधी है, जो आपके परिचित है, उनको रोटी बेचते चलो और ये संदेश हमारा पहुंचाते चलो। तो इसका क्या प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती और कमल का फूल। एक तो इन्होंने किया विद्रोह की योजना, और उन्होंने ये बोला था कि ये जो योजना है वो उसके तहत 31 मई के लगभग में हम क्रांति की शुरुआत करेंगे। 31 मई को क्रांति की शुरुआत करेंगे। 31 मई को क्रांति की शुरुआत करेंगे। एक है अजीमुल्ला खान, वो भी प्लानिंग कर रहे थे नाना साहब के साथ मिलकर। अजीमुल्ला खान, इसको भी लिखेंगे अजीमुल्ला खान। ये लंदन गए। तुर्की में कुस्तुनतुनिया गए। कुस्तुनतुनिया, वहां ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल, ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल से मुलाकात की इन्होंने। उनसे प्लानिंग की कि क्या किया जाए, जैसे तैसे उनसे बात की। झंडा गीत लिखा था इन्होंने। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। कभी सुना आपने? गाया भी था झंडा गीत। कौन सा?
याद नहीं है, बट इतना पढ़ा था कि लिखा है। झंडा गीत तो मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन बाद में यही विरोधी हो गए थे भारत के, जिन्होंने ये कट्टर समर्थक थे पाकिस्तान के फिर, और शुरुआत में क्या बोलते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और बाद में क्या बोलते थे, बांटो और छोड़ो, छोड़ो, बांटो और छोड़ो, मोहम्मद इकबाल। लेकिन अच्छे व्यक्ति थे। अब इनका झंडा गीत किसका, अजीमुल्ला खान का, हमें मालिक हिंदुस्तान हमारा। कि झंडा गीत में क्या लिखा था इन्होंने, हम हैं मालिक, हम हैं मालिक, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम हैं मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, पाक वतन है कौम का, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, जन्नत से भी प्यारा, ये झंडा गीत। तो पाक वतन है कौन का, मतलब पाक मतलब पाकिस्तान नहीं है यहाँ पे, पाक मतलब साफ सुथरा, पवित्र, पवित्र। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ये झंडा गीत किसने लिखा था, अजीमुल्ला खान। तो विदेशों में भी प्लानिंग चल रही थी कि ये क्रांति होना चाहिए, और लेकिन घटनाक्रम कुछ अलग ही चल रहा है इधर, जो दिमाग में क्रांति कहीं अलग चल रही है और घटनाक्रम कुछ अलग ही हो। अब यहाँ जो 9 मई को जब इतने सारे सैनिकों को बर्खास्त कर दिया, कितने सैनिकों को, 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया, 10 वर्ष के लिए उनको जेल में डाल। तो धनेश्वरी जैसे जो लोग थे वो बोले सर आज इनको बर्खास्त किया, कल हमारा भी नंबर आएगा, क्योंकि उन्होंने जब बोला था ना कि उपयोग करो तो मैंने भी नहीं किया था, वे कल मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, तो मुझे यदि बचना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले 85 को बचाना पड़ेगा। तो वो इन्होंने क्या किया, 10 मई की घटना, 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत। अभी तक जो हो रहा था वो उपद्रव टाइप हो रहा था, विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जानबूझकर एकदम सीना तान के जो काम हुआ वो हुआ 10 मई 1857। कहां पर हुआ था, इनको जहाँ जेल में रखा था, यहाँ क्वेश्चन उलझ जाता है, बैरकपुर बैरकपुर में नहीं हुआ, सर, बैरकपुर नहीं, मेरठ छावनी, मेरठ छावनी है ना, तो ये बैरकपुर लिखा हुआ आ जाता है और हमें तो बैरकपुर रटा रटाया है, तो गलती हो जाती है। तो 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ जेल पर धावा बोला, 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत, 10 मई 1857 मेरठ जेल पर धावा बोलकर बंद सिपाहियों को आजाद करा दिया, आजाद करा दिया। अंग्रेज जो है वो मेरठ वाले जो है भाग गए इधर उधर, मार डाला उनको, प्रारंभिक सफलता मिली इनको। और अब इनके मन में विचार आए कि अब क्या करें, अब क्या करें, अपना कोई नेता तो है ही नहीं, आगे क्या करना है कुछ पता है नहीं, भावावेश में अपन ने कदम तो उठा लिया, लेकिन कोई ना कोई तो अपने बीच में लीडर चाहिए। तो एकांत कोई मोहित जैसा समझदार व्यक्ति था, उसने बोला छोटा मुंह बड़ी बात, यदि मानोगे तो बोलता हूँ। बोले बोलिए। तो बोले भाई ये अपने बस की बात है नहीं, इसके लिए राजा महाराजा लोगों को ढूंढना पड़ेगा जिनके अंदर सिपाही काम करते थे, जिनके आदेश पे सब लोग जान देने के लिए तैयार होते हैं। अपने को तो बोले आदेश में हाँ बोलने की आदत है, किसी को कुछ बताने की आदत तो है ही नहीं। तो बोले चलो दिल्ली चलते हैं अपन। बोले वहाँ मुगल बादशाह, उसकी इच्छा तो होगी बोले कि फिर से बादशाह बन जाए। तो बोले अपन उसको थोड़ा सा उकसाते हैं, अपन उसको थोड़ा सा उकसाते हैं। तो ये सब के सब रात ही रात, मतलब उसी रात में कहाँ पहुंच गए, सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को लिखेंगे
10 मई की रात मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गए और सुबह सुबह 11 मई 1857 सुबह दिल्ली पर आक्रमण कर दिया सैनिक। अब ये दिल्ली पर आक्रमण तो हुआ लेकिन बिजली की तरह हुआ, बिजली की तरह, मतलब अकस्मात। अंग्रेजों को पता भी नहीं था कि ऐसे भी ये कर सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा था कि ये जहाँ के वही लड़ते रहेंगे, दौड़ के हमारे पास कभी आएंगे ही नहीं। और इन्होंने वो दिल्ली पहुंच गए और वहां पर दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया। मुगल बादशाह कहाँ बैठे थे? कुतुब मीनार। उनके पास गए और बोले कि हमने ऐसे ऐसे प्लानिंग की और अब हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। अंग्रेजों को क्या बोलते थे ये लोग? फिरंगी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है फिरंगी। फिरंगियों को यहाँ से भगाना है, ये उन्होंने बोला। पर आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले आपको हमारा मार्गदर्शन करना है। अब आप युद्ध स्थल पे जा नहीं सकते हो, लेकिन सोचने समझने की क्षमता तो आपके अंदर है। आप मार्गदर्शन करो कि हम इस मुहिम को आगे कैसे बढ़ाएं। बादशाह आगे पीछे देख रहा, बोले भैया जैसे तैसे खाने पीने का जुगाड़ लगा है यार मेरा, बोले पेंशन पे जी रहा हूँ मैं, तुम्हारे चक्कर में कहीं वो भी बंद है न हो जाए। मेरे बच्चों का क्या होगा? ये वो ढेर सारे, उसने अपना दुख दर्द सुनाया। वैसे बोले मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इधर रह रहा हूँ बोले मैं, और तुम्हारे चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहाँ से भी और कहीं जाना पड़े। तो तुम काम तो करोगे ना? बोले लड़ोगे तो, ऐसा तो नहीं कि मेरे को बीच में छोड़ के भाग जाओगे। तो बोले नहीं नहीं, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। बोले हमें ऐसी नौकरी करना ही नहीं, या तो जान जाएगी या जो। और उनके एक सिपाही थे, उनका नाम था बख्त खान। बख्त खान किसके? बहादुर शाह द्वितीय के या बहादुर शाह जफर के एक सिपाही थे, उसका नाम था बख्त खान। तो बख्त खान को सेनापति बना और क्रांति की शुरुआत हुई। जफर के पुत्र थे, 2 पुत्र थे, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, दूसरा था मिर्जा मुगल। और मिर्जा मुगल का एक पुत्र था, मतलब जफर का कौन हुआ? ये पौत्र, और उसका नाम था अबू बकर। और उनकी पत्नी थी जीनत महल। नाम क्या था? जीनत महल। दो पुत्र में एक तो बताया ख्वाजा सुल्तान, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, और दूसरा मिर्जा मुगल, और पौत्र का नाम है अबू बकर, और पत्नी है जीनत महल। बैठे दिल्ली की गद्दी पर बहादुर शाह जफर, उनको एक मौका मिल गया दिल्ली के गद्दी पर बैठने का, लाल किले में। फिर वो बैठे। पंजाब कश्मीर से अंग्रेजों ने सेना बुलाई और 2 लोगों को नेतृत्व दिया वहां पर, और 2 लोग कौन थे? निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन, ये 2 अंग्रेज अधिकारी थे जो यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। क्रांतिकारियों से संघर्ष में निकलसन मारे गए। बीस सितंबर 1857 को
अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों को पराजित कर दिया। क्रांतिकारियों को पराजित कर दिया। अब जापान बोलते हैं अब क्या करूं, अब क्या करो, क्रांतिकारी तो गए, अब क्या करें, परिवार सहित वो करती है, क्या समर्पण हाँ? समर्पण करती है। परिवार सहित और एक आदमी इनके जैसा कविता मैडम जैसा इसको बोलता है भाई यहाँ पे समर्पण मत करो, तुम क्या करो, भाग जाओ कहीं पर, जान बच सकती है, भाग जाओ। तो उसने सलाह, बोले कहाँ भागू मैं, कुतुब मीनार भी अंग्रेजों ने देखा है, चप्पे चप्पे से वाकिफ है। तो बोले एक काम करो, हुमायूं के मकबरे में जाके छुप जाओ, बाकी मैं सब निपट लूंगा। और वो ऐसा बोलने वाले का नाम क्या था, मिर्जा इलाही। मिर्जा इलाही, मिर्जा इलाही ने उसको सलाह दी थी कि हुमायूं के मकबरे में जाके परिवार सहित छुप जा। और इधर उनको बताया और दूसरी तरफ किसको बता दिया, बोले अंग्रेजों के पास गया। बोले अब कहाँ ढूंढोगे तुम बहादुर शाह जफर को, वो तो और कहीं चला गया है, ढूंढना मुश्किल है। बोले हम इनाम घोषित करेंगे। बोले कितना, बोले इतना, लाभ दे दो, मैं ले चलता हूँ। अंग्रेजों से इनाम भी घोषित करवा दिया, पैसे भी ले लिए और चला गया। बहादुर शाह जफर बेचारा बड़ा खुश था कि मुझे इस आदमी ने बचा लिया करके, ये लेके गया, बोले ये बैठा है बहादुर शाह जफर, इसको गिरफ्तार कर लो। तो मुखबरी किसने की थी, मिर्जा इलाही के द्वारा, मिर्जा इलाही द्वारा उसकी मुखबरी की गई। हडसन ने क्या किया, उसके सामने बहादुर शाह जफर के सामने उनके दोनों पुत्र और पौत्र की हत्या कर, ये बोले सजा है तुम्हारी कि तुमने क्रांतिकारियों का साथ दिया। हमने तो बोले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तुम्हें पेंशन दे रहे थे, सब कुछ, बोले तुम्हारा सम्मान कर रहे थे, और तुमने उल्टा किया। तो उन तीनों की हत्या कर दी। और फिर भी बोलता है, क्या बोलता है हडसन उसको, क्या बोलता है, और वो बालिका का क्या नाम है, पूजा नाम है, मुझे पता है, पूजा। क्या बोलता है वो, हडसन क्या बोलता है, लिखेंगे इसे, हडसन का कथन है, दमदमे में दम नहीं, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। ए जफर देखो, ए जफर देखो, ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। ए जफर देखो, ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो हाथ पांव में तो कोई दम नहीं है, अब तुम अपनी जान बचाने के बारे में सोचो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि जान ही बच जाए। तुम हिंदुस्तान के बारे में सोच रहे होंगे तो हिंदुस्तान में कुछ दम नहीं रहा, कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा बोला। और जफर जो है वो शायराना अंदाज में बोलते थे। एक बड़ा अच्छा शेर है उनका, कौन सा, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं, ये उन्हीं का शेर है। बार बार मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना, वो ये बोलते रहते हैं, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये इन्हीं का शेर है, बहादुर शाह जफर का। तो शायराना अंदाज में ये बोलते हैं, क्या इसको भी लिखना है, गाजियों में बू रहेगी, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते तख्ते लंदन तक चलेगी, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तेग हिंदुस्तान की। बोले जब तक गाजियों में ईमान बाकी है तब तक हिंदुस्तान की चमक जो है वो लंदन तक चलती रहेगी। कोई ना कोई आएगा
और हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला। और बहादुर शाह जफर जो वृद्ध है, उन्होंने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया। लड़ाई हुई उसमें, और हडसन ने क्या किया, उसके दोनों पुत्र और पौत्र की हत्या कर दी। अब मजबूरी में जफर के पास में कुछ बचा ही नहीं, तो उन्होंने पत्नी समेत वहां पर आत्मसमर्पण कर दिया। इनके ऊपर देशद्रोह का केस चला, बहादुर शाह जफर के ऊपर देशद्रोह का केस चला, और बोले कि ऐसे लोगों को अब हिंदुस्तान में रखने से कोई फायदा नहीं है। जब तक ये हिंदुस्तान में रहेंगे, सारी दुनिया बोले हम इसके साथ कुछ भी करें, भीख मंगवा ले, लेकिन हिंदुस्तानी लोग अपना बादशाह किसे मानेंगे, बहादुर शाह जफर को। तो जब ये हिंदुस्तान में रहेगा तो कभी भी इसके पास में कोई भी आ सकता है, क्रांति की शुरुआत हो सकती है। तो इसको क्या करते हैं, देश निकाला दे देते हैं। तो इसको कहाँ भेज दिया, रंगून भेज दिया, बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया। इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा तथा इन्हें बर्मा रंगून में निर्वासित कर दिया गया, तड़ीपार इसे निर्वासित कर दिया गया। 7 नवंबर 1862 वापस आ गई। सही बात है क्या? नहीं, वही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई, वही तो बताना चाह रहा था, ध्यान देना चाह रहा था। 7 नवंबर 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी समाधि है, और क्या लिखा है समाधि के ऊपर, अनिल कुमार? कितना बदनसीब है जफर कि 2 गज जमीन भी नसीब नहीं, ये लिखा है उसकी कब्र पे लिखा हुआ है, कितना बदनसीब है जफर कि 2 गज जमीन भी नसीब नहीं। क्लियर हो गया दिल्ली वाली क्रांति? तो कब शुरुआत हुई? 10 मई और 11 मई की रात्रि में यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई। 2 लोगों के नाम यहाँ पर, बख्त खान और बहादुर शाह जफर। क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। और सेनापति किसको बनाया था? बख्त खान को बनाया। और कौन आए थे यहाँ पे? निकलसन और हडसन। निकलसन शुरुआत में ही मारे गए, और हडसन ने इस क्रांति को दबा दिया गया। कहाँ से सेना मंगाई थी इन्होंने? पंजाब और कश्मीर से यहाँ पर सेना मंगाई थी। बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र और 1 पौत्र को गोली मारकर हत्या कर दी। फिर बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी जीनत दोनों को जो है वहां से गिरफ्तार किया था हुमायूं के मकबरे से, और इसमें जो है मिर्जा इलाही द्वारा उसकी मुखबरी की गई। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे लखनऊ की क्रांति। लखनऊ, जरा इसको दिल्ली वाला प्रकरण एक बार रिवाइज कर लो, बता देता हूँ इसको। आपने एक नाम बताया था ना, तुर्की में कुछ दुनिया में वो ब्रिटिश पत्रकार से मिले, तो वो उनका नाम, उसका नाम ब्रिटिश पत्रकार का नाम पूछ रहे हैं आप? वो जो मिले थे पत्रकार का नहीं, जिस व्यक्ति का नाम हाँ, अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान। अब हम पढ़ेंगे लखनऊ। लखनऊ मतलब अवध, और अवध का अंतिम नवाब मतलब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। और इनको क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया। कहाँ भेज दिया? कलकत्ता। इनको कहाँ निर्वासित कर दिया था? कलकत्ता। लेकिन वहां पर उनकी बेगम थी, और बेगम का नाम क्या था? हजरत महल। तो हम बात करते हैं 4 जून 1857। 4 जून 1857। इसका कारण अलग है, कारण अलग है। इनका क्रांति में शामिल होने का कारण अलग है। इस क्रांति की एक विशेषता थी क्षेत्रीयता या सामंतवादी स्वरूप।
क्षेत्रीयता है सामंतवादी स्वरूप। जैसे मुगल बादशाह अलग इरादे से लड़ रहे थे और ये कुछ अलग इरादे से लड़ रहे थे। अंग्रेजों को भगाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेजों को सिर्फ लखनऊ से भगाने के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए लड़ रहे थे क्या? नहीं, इनका सबका अपना अपना अलग अलग उद्देश्य था। वो तो ये हुआ कि मेरठ में उन्होंने जेल को तोड़ा, कैदियों को मुक्त कराया, दिल्ली पहुंच गया और जैसे दिल्ली पहुंचे तो ये खबर आग की तरह पूरे भारत में फैल गई और उनको लगा कि भैया अंग्रेजों का जो एक ये बोलते थे कि हमारा सूर्य कभी अस्त नहीं होता, हमारे यहाँ कभी सूर्यास्त नहीं होता, पश्चिम में कभी सूर्यास्त नहीं होता। ये बोलते थे कि अंग्रेज जो है अपराधी है, इन्हें कोई हरा नहीं सकता। देखा तो यहाँ अंग्रेजों को इन्होंने मेरठ में भी हरा दिया, दिल्ली में भी हरा दिया, तो सब लोगों की जान में जान हो गई। झांसी है, लखनऊ है, इन लोगों की जान में जान हो गई। कानपुर में हम भी अंग्रेजों को हरा सकते हैं, चलो बस अब हमें लड़ने की जरूरत है। तो सब ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने यहाँ से लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे घटना है 4 जून 1857। कारण क्या था? डलहौजी ने लखनऊ के अंतिम नवाब या अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित कर कोलकाता भेज दिया था। वाजिद अली साहब भी बड़े शायराना अंदाज में बात करते थे, शायर थे। क्या बोला है उसने? अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ऐसा कुछ बोला था, पढ़ा था आपने? खुश रहो ये अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था अपने शायद। तो अब वो तो चले गए इतना बोल के, हम तो सफर करते और सफर पे निकल गए। और उनकी पत्नी रह गई वहां पर। उसने बोला मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, वो रह गई वहां पर। और उसका नाम है बेगम हजरत महल, महमूदी खातून, महमूदी खातून। और दूसरा नाम क्या है? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ये इनका नाम था, बेगम हजरत महल। महक परी भी बोला जाता है इसे क्रांति में, क्रांतिकारी द्वारा इन्हें क्या नाम दिया जाता था? महक परी। भाई इसका सीधा नाम लेंगे तो बात ओपन हो जाएगी, तो आपस में बात करते थे तो इसके बारे में क्या बोलते थे? महक परी। संदेश भिजवाने के लिए क्या बोलते थे? महक परी। और इसका अल्पवयस्क पुत्र बिजरिस कादिर, ये इसमें शामिल हो गया। और जैसे दिल्ली में उठापटक हुई, इन्होंने बोला कि अब अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, और बेगम हजरत महल ने बिजरिस कादिर को लखनऊ का नवाब घोषित कर। जैसे दिल्ली में मुगल बादशाह घोषित हुआ, यहाँ पे खुद नवाब घोषित हो गया। किसको किया? बिजरिस कादिर को। और उसकी संरक्षिका के रूप में कौन है? बेगम हजरत महल। अब इसने रहीनी नाम से सैनिक प्रशिक्षण केंद्र खोला। रहीनी सैनिक प्रशिक्षण केंद्र खोला, रहीनी नाम से। रहीनी है ये याद रखना है। रहीनी क्या किया था इसने? सैनिक प्रशिक्षण केंद्र खोला। एक और महिला का नाम है, पेशा उसका गलत था लेकिन काम बहुत अच्छा किया उसने, हैदरी बाई। हैदरी बाई प्रोस्टिट्यूट थी, तवायफ थी, लेकिन पेशे से तवायफ, लेकिन गुप्तचर के रूप में काम किया। गुप्तचर के रूप में काम किया। देखो बदनाम लोग भी कभी अच्छा काम कर लेते हैं, और अच्छे लोग जो है वो घटिया काम कर लेते हैं। तो इसने अच्छा काम किया यहाँ पे, पेशे से तवायफ, लेकिन गुप्तचर के रूप में काम किया। हाँ, जो ये महिलाएं वेश्यावृत्ति के काम में लगी रहती हैं, वो वाली महिला थी ये। लेकिन इसके द्वारा गुप्तचर के रूप में सूचनाएं वहां से लाने का काम किया।
अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर हेवलॉक, अंग्रेज अधिकारियों की बात करें, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी एक है हेवलॉक, हेवलॉक, दूसरा है आउट्रम, आउट्रम, और तीसरे नंबर पर आएगा कैंपबेल, कैंपबेल, कैंपबेल। प्रारंभिक तौर पर ये लोग थे लेकिन इनको सफलता नहीं मिली, तो फिर किसको बुलाया गया वहां पे? कैंपबेल को बुलाया गया। लिखेंगे इसे। लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। वो उसका ब्रिगेडियर, उसका साथी लिखेंगे, उसका साथी ब्रिगेडियर कानपुर भाग गया, कानपुर भाग गया। शुरुआत अच्छी हुई है ना। जो कमिश्नर है वहां पे, जिसको कमिश्नर नियुक्त किया गया था लखनऊ का, उसकी हत्या कर दी गई और उसका जो साथी ब्रिगेडियर था वो वहां से भाग गया। तो नजदीकी क्षेत्र कौन सा मिला? कानपुर, कानपुर चला गया। और कानपुर से हेवलॉक वो आउटरम को लखनऊ भेजा गया। कानपुर के सिपाही वहां है। फैजाबाद निवासी, अब ये थोड़ा पॉइंट बना के लिखना। फैजाबाद, ये क्वेश्चन भी आता है। फैजाबाद, फैजाबाद के या फैजाबाद निवासी, क्या नाम है? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। देखो जैसे अपन ने दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हाँ बिल्कुल सही, मतलब सेनापति बख्त खान था, लेकिन क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर। यहाँ पर भी देखो नेतृत्व ये है महमूदी खातून या बेगम हजरत महल, लेकिन वास्तव में मौके पर लड़ कौन रहा है? ये सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला ने सेना का नेतृत्व किया। वह पराजित होने पर नेपाल की ओर निकल गए, नेपाल की ओर निकल गए। क्यों निकल गए? पराजित क्यों हुए? विजय, क्योंकि कुत्ता काटे तो नुकसान, चाटे तो नुकसान। सोच समझ के लोगों से संपर्क करना चाहिए, सोच समझ है? तो यही हुआ। उन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा किया जो काटने का बोलते थे दूसरों को, अंग्रेजों को, और हमें चाटते थे, लेकिन नुकसान उसने हमारा कर दिया, मुखबरी कर दी। यहाँ पर ऐसा ऐसा चल रहा है। मुखबिरों का नाम लिखेंगे हम। कनौजी लाल व बोधन, कनौजी लाल व बोधन ने अंग्रेजों को सूचनाएं दी, सूचनाएं दी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैंपबेल ने किया, कैंपबेल ने किया। बेगम हजरत महल पराजित हुई। और इसके साथ भी वही हुआ जो बहादुर शाह जफर के साथ हुआ था। बहादुर शाह जफर कहाँ भेजा था? रंगून। इनको कहाँ भेज दिया? नेपाल।
इन्हें नेपाल भेज दिया गया और 1879 में 1879 में मृत्यु हो गई। 1879 में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई 1879 में उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर है ये? 4 जून की घटना। 4 जून को क्रांति कहाँ हुई? लवध, अवध, लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी हुआ करता था? अवध की। वो क्षेत्र अवध था लेकिन उसकी राजधानी लखनऊ। ठीक, नवाब का जो मुख्यालय होता था वो लखनऊ में होता था। अब हम बात करेंगे झांसी। झांसी, और झांसी में कब घटना घटी है ये? 5 जून 1857। 5 जून 1857 झांसी में क्रांति की शुरुआत। झांसी में क्रांति की शुरुआत। अब हम यहाँ झांसी और कानपुर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। झांसी में कौन? रानी लक्ष्मीबाई, और कानपुर में नाना साहब। जैसे हर किसी के पास एक विशेषज्ञ होता था। बहादुर शाह जफर के पास वक्त था, बेगम के पास में मौलवी अहमदुल्ला। उसी प्रकार नाना साहब के पास में थे तात्या टोपे। नाना साहब के पास में कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडु। धोंदूपंत किसका नाम था? नाना साहब। नाना साहब का नाम धोंदूपंत और तात्या टोपे। तो पहले नाना साहब के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। 1851 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। पेंशन बंद कर दी गई। अब नाना साहब ने सोचा कि पहले एक बार कार्यवाही कर लेते हैं, लिखित में कार्यवाही कर लेते हैं। तो हो सकता है डलहौजी ने हमारी पेंशन बंद कर दी हो, और ब्रिटिश सरकार चाहती होगी कि इनको पेंशन देना चाहिए। हो सकता है ब्रिटिश जो डलहौजी है घूस ले रहा हो बीच में और कुछ इरादा हो, तो उन्होंने सोचा अपन डायरेक्ट एक बार बात कर लेते हैं। किससे बात कर लेते हैं? ब्रिटेन से बात कर लेते हैं। ये भी उनका था। तो नाना साहब ने पेंशन शुरू करने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर अजीमुल्लाह को लंदन भेजा। महारानी विक्टोरिया से बात हुई, लेकिन पेंशन शुरू करने से साफ मना कर दिया गया। पेंशन शुरू करने से साफ मना कर दिया गया। ठीक, ये एक इनकी कहानी है। इसी प्रकार झांसी की देखते हैं अपन। झांसी तो झांसी में राजा गंगाधर राव आस्था जी
वो किस वंश के शासक थे? राजा गंगाधर राव जी। कुछ बोला आपने? कविता मैडम ने बोला क्या? गुड, बहुत ही शानदार, सही बोला। तो राजा गंगाधर राव नेवालकर वंश के थे। इनका विवाह मणिकर्णिका से हुआ। मणिकर्णिका, आप बताओ मणिकर्णिका कौन? नहीं पता। अभी चुनाव लड़ेंगे, क्या नाम है? कोई बोला क्या? नहीं बोला, बोलना भी नहीं। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। नाना साहब के साथ में ही वो छोटी सी बड़ी हुई है ना। मुंह बोली बहन छबीली, नाना साहब क्या बोलते थे उसे? छबीली या मनु बोलते थे, सब लोग मनु बोलते थे, नाना साहब उसे छबीली बोलते थे। उन्हीं के साथ में तीरंदाजी ये वो सब उन्हीं के साथ में सीखा था इन्होंने। और इनका विवाह किससे हुआ? गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ। इनके पुत्र का, इनका एक पुत्र था, कोई बता सकता है क्या नाम था? मुझे पता था आप लोग यही बोलोगे, लेकिन गलत। रियल पुत्र का नाम भी दामोदर ही था, फिर दत्तक पुत्र का नाम उसका एक पुत्र था, उसका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। इनका पुत्र आनंद, जिसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। अल्पायु में ही मृत्यु हो गई और महाराज दुखी हो गए। और दुखी होने के कारण वो अलग ही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वैसे ही अलग ही तरीके प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अब उनकी कथा कहानी सुनेंगे तो दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी, इसलिए अपन उसको शुरू नहीं कर रहे हैं। लेकिन अलग ही वैराग्य प्रकृति के अलग ही तरीके के व्यक्ति थे। तो बाद इनके दुख में गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। और रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र ले लिया। दामोदर राव दत्तक पुत्र रख। क्लियर हो गया? था दामोदर राव को पढ़ लो और मणिकर्णिका को भी पढ़ लेते थोड़ा सा। कौन थी, कहाँ जन्म हुआ था इसका? मणिकर्णिका का रावलपिंडी। वो वहां फिर जाएंगे रावलपिंडी, तो मराठी थे, पुणे के आसपास होना चाहिए इनका जन्म। तो लिखेंगे ये मणिकर्णिका वैसे उधर की थी, वाराणसी की थी, है ना? वाराणसी की थी, रावलपिंडी की। तो मणिकर्णिका जन्म इनका 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में। पिता का नाम मोरूपंत तांबे। और नाना साहब की मुंह बोली बहन छबीली कहते थे। झांसी की रानी को महल परी के नाम से जाना जाता है। महल परी, उसको अपन ने क्या पढ़ा था? महल परी। इनको महल परी के नाम से जाना जाता है। कब विधवा हुई थी रानी? हाँ बोला क्या आज तक कुछ आपने? किसी ने बोला? ऑनलाइन वालों ने? किसी ने नहीं बोला। कम बोलते हैं वैसे आजकल लोग, है ना? कम बोलते हैं क्योंकि अब बोलते हैं बोलने चलने का जमाना रहा नहीं, चुपचाप रहो तो ही फायदा है। तो 1853 में रानी विधवा हुई।
और 16,000 रुपए पेंशन स्वीकृत कर 16,000 रुपए पेंशन स्वीकृत कर झांसी को खाली करने का आदेश दिया गया। झांसी को खाली करने का आदेश दिया गया। झांसी की रानी क्या बोलती है? मैं मेरी झांसी मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। उन्होंने झांसी को खाली करने से इनकार कर दिया। इनकार ही नहीं किया। अब पता है कि हम इनकार करेंगे तो अंग्रेज तो लठ लेके आएंगे, तो उनके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, तैयारी भी करना पड़ेगा। तो एक उनके साथ में है उनकी अंगरक्षिका और उनका नाम है झलकारी। दो नाम, झलकारी बाई और गिरधारी बाई, इनमें कंफ्यूज है। गिरधारी बाई अवंती, तो गिरधारी बाई अवंती अवंती बाई के साथ में, और इनके साथ में कौन? झलकारी। तो झलकारी बाई महिला दल का गठन किया। झलकारी बाई के नेतृत्व में महिला दल का गठन किया। महिला दल का गठन किया। और उस समय ग्वालियर में शासक थे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। यशवंतराव द्वितीय। ग्वालियर के शासक थे जीवाजीराव सिंधिया। यशवंतराव होलकर इंदौर में है ना। तो ग्वालियर के शासक जीवाजीराव सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया। और इनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष शुरू हो गया। तो इधर नाना साहब कानपुर से और झांसी से रानी लक्ष्मी बाई। नाना साहब का सेनापति कौन? तात्या टोपे। और इनके साथ में कौन? अंगरक्षिका झलकारी बाई। तो उनकी सेना उधर से आ रही है कानपुर से, और इनकी सेना झांसी से, और हमला बोलते हैं सीधा कहां पर? झांसी के बाद ग्वालियर। मेन लड़ाई कहां होती है? ग्वालियर। तो ग्वालियर 18 जून 1858, अंतिम लड़ाई, पूरी लड़ाइयां नहीं पड़ेंगे। 18 जून 1858 कोटा के आसपास रात्रि में भिड़ंत हुई और अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? ह्यू रोज। अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा है ह्यू रोज। कालपी की लड़ाई भी कहते हैं, कालपी की लड़ाई भी कहते हैं। कथा कहानियों में, दंत कथाओं में ढेर सारा पढ़ते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वो पहले ही डेथ कर गया था, युद्ध में मारा गया था, नया घोड़ा था, और एक नदी आ गई सामने, और वो घोड़ा था कि वो उतना प्रशिक्षित था नहीं। पीछे ह्यूरोज उनका पीछा कर रहा है, और आगे जो है वो नदी है, घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। दत्तक पुत्र दामोदर राव जो है वो पीठ पे बंधा हुआ है। एक दिन मैं उनकी कहानी सुनाऊंगा, दामोदर राव। दामोदर राव को क्या हुआ कहीं पता ही नहीं। हाँ, सर शिव मतलब वो जो तात्या टोपे के साथ में लेके चले गए थे। हाँ, ऐसा। और तात्या टोपे को तो 1859 में फांसी दे दी गई शिवपुरी में, लेकिन वो तो बचे हुए थे। दामोदर राव बहुत दिन तक वृद्ध होते तक रहे हैं, और उन्होंने कैसा जीवन जिया इसके बारे में अपन कल या परसों में उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। दामोदर राव के बारे में। यहाँ इंदौर में रहे हैं वो, बहुत इंदौर वाले, झांसी, इंदौर में झांसी वाले के नाम से भी वो रहे हैं। इंदौर में किस नाम से? झांसी वाले के नाम से रहे हैं। तो हम कल पढ़ेंगे उसे। तो ह्यूरोज की सेना से ये घायल हुई, और ऐसा भी बोला जाता है कि उसने कटार खुद ही मार ली थी। ये कहानियां हैं इनके बारे में, क्योंकि अपने सिपाहियों को बोला था। क्या है कि अंग्रेज जो है उनको बंदी बना लेते थे। बंदी बनाना, उनके साथ में अनैतिक व्यवहार करना, इस बात का उन्हें डर था रानी लक्ष्मीबाई को। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को ये बोल के रखा था, कठोर चेतावनी देके रखी थी कि जैसे मेरे हारने की यदि कोई गुंजाइश लगती है, वह मुझे मार डालना, कुछ भी करना, लेकिन मेरी देह जो है
मेरा शरीर जो है वो अंग्रेजों के हाथों में नहीं लगना चाहिए, ये उन्होंने बोला था। तो वहीं पर गंगा भट्ट के आश्रम में शरण ली, वहीं इनकी मृत्यु हुई और गंगा भट्ट ने जो है वहाँ की लकड़ियों से, फूल पत्तियों से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। किसके द्वारा? गंगा भट्ट के द्वारा, पंडित गंगा भट्ट के द्वारा। और वीरता को तो हर कोई सलाम करता है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, है ना? दोस्त हो या दुश्मन, वीरता को सलाम करता है। हीरोज ने क्या कहा? अगर क्रांतिकारियों में कोई मर्द था तो वो ये मृत पड़ी रानी है। हाँ, ये मृत पड़ी हुई जो महिला है ये क्रांतिकारियों में अकेली मर्द थी। 2-4 ऐसे लोग होते तो हमें कब का यहाँ से छोड़ के जाना पड़ता। सिंधिया के बारे में पढ़ेंगे। सिंधिया के ऊपर जैसे ही वह आक्रमण करते रानी लक्ष्मीबाई वो छोड़कर भाग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आगरा। और आगरा से कहाँ चले जाते हैं? इलाहाबाद। कैंप में चले जाते हैं, राहत शिविर में चले जाते हैं। इलाहाबाद में जो राहत शिविर लगा था घायल अंग्रेजों को, वही ले जाके रखते थे, तो वहां पर ये चले गए। अब हम बात करते हैं जगदीशपुर आरा। और कौन थे यहाँ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर आरा से कुंवर जगदीशपुर आरा। जगदीशपुर आरा और कहाँ पड़ता है ये? बिहार। और कौन है? कुंवर सिंह। और क्रांति की शुरुआत हुई यहाँ पे 12 जून 1857। 12 जून 1857। जमींदार थे यहाँ के देवघर क्षेत्र, रोहिणी क्षेत्र के जो जमींदार थे, देवघर व रोहिणी के जमींदार, इन्होंने इनका सहयोग किया था। और छोटी छोटी घटनाएं हम पढ़ते रहेंगे। पटना की बात करते हैं तो पटना से पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को क्रांति की शुरुआत। पुस्तक विक्रेता थे ये, पीर अली 3 जुलाई 1857 पकड़े गए और फांसी दी गई। इसी प्रकार दानापुर की बात करें। दानापुर ये जुलाई में ही हुआ था यहाँ पर भी। और यहाँ पे हरकिशन सिंह, ये नाम नहीं सुना होगा, सामान्य बुक्स में ये लिखा हुआ नहीं रहता है। हरकिशन सिंह के नेतृत्व में सोन नदी पार कर आरा फतेह पहुंचे। और वहां पर 3 लोगों की संयुक्त सेना आरा फतेह में, ये जो अभी अपन ने 3 नाम पढ़े, एक कौन से? कुंवर सिंह, एक दानापुर से हरकिशन सिंह और एक थे अमर सिंह। 3 लोगों के नाम आरा फतेह 3 लोग, एक है कुंवर सिंह, अमर सिंह और तीसरा नाम दानापुर के हरकिशन सिंह। इनकी संयुक्त सेना व अंग्रेज सेनापति कैप्टन डरबन के बीच संघर्ष। डरबन की हत्या कर दी गई
आरा फतेह में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। व कुंवर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति से विद्रोह या विरोध जारी रखा। गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध जारी रखा। अंग्रेजों की ओर से सेनापति वेल्सन व डगलस, वेल्सन व डगलस। देखो, यदि जगदीशपुर आरा में क्रांति को किसने दबाया, ये क्वेश्चन आता है तो डगलस नाम आता है। डगलस, क्योंकि पहले जिनको भेजा था डरबन, उनकी हत्या हो गई थी और क्रांति को दबाने में सफल कौन हुआ? डगलस। और नेतृत्व कौन कर रहा था? कुंवर सिंह। गंगा नदी के किनारे कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 को घायल हुए। वो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गई। अठारह सौ 57 की क्रांति की अंतिम घटना कोई बता सकता है कि कौन सी? 1857 की क्रांति की अंतिम घटना, लड़ने वाली अंतिम घटना। उसके बाद में क्रांति की कोई घटना नहीं, वो है तात्या टोपे की फांसी। ये अंतिम घटना मानी जाती है। तो अंतिम घटना 18 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। कहां पर फांसी दी गई? शिवपुरी। शिवपुरी में फांसी दी गई। तो तात्या टोपे तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति से लड़ते थे। वो इधर नर्मदा वगैरह कहां से, जैसे अपन इधर की बात करते हैं नर्मदा नदी के आसपास के, तो उन्होंने तो उनकी मदद की थी नर्मदा नदी पार करने में। ये फिर शिवपुरी में पकड़े गए। वो क्यों पकड़े गए? आरोन के जंगल थे मंगल सिंह, मंगल सिंह नहीं, ऐसी कुछ मान सिंह। उन्होंने अलवर के जमींदार मान सिंह की मुखबरी के कारण ये पकड़े गए। एक दूसरी कथा भी है इनके बारे में। इनके सेनापति ने बुला लिया था। नहीं, दूसरी कथा कुछ अलग है। अलग कैसे है कि ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति से अंग्रेजों को इतना भयभीत करके रखा था कि अंग्रेज सो भी नहीं पाते थे बेचारे रात में। अंग्रेज सो भी नहीं पाते थे रात में। तो भाई अब कैसे, भाई पता नहीं तात्या टोपे है भी या नहीं, है भी या नहीं। हो सकता है नर्मदा नदी में इधर उधर जंगलों में रहे, है भी या नहीं, किसी ने देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसका डर लगातार बना रहा। अंग्रेजों को उधर कुत्ता काट खाता था और नाम किसका आता था? तात्या टोपे का। तात्या टोपे नहीं, ऐसा क्या वो इतना डर बना हुआ था और अंग्रेजों के मन से ये डर निकालना था। कोई जमींदार जागीरदार उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं अंग्रेजों की। तो क्या किया जाए? बोले एक काम करते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति देख लेते हैं जो सेम किसके जैसा दिखता हो, तात्या टोपे के जैसा दिखता हो, हट्टा कट्टा ऊंचा पूरा उसी एज ग्रुप का हो। ऐसे आदमी को पकड़ लेते हैं और फांसी दे देते हैं और बोल देंगे कि तात्या टोपे पकड़ा गया, फांसी दे दी गई। और लोग बाग अब तात्या टोपे के नाम से डरना
बन जाती है। ये एक ऐसी भी कहानी इनके बारे में बोली जाती है। और एक तो ये प्रमाण है कि मान सिंह द्वारा उसकी मुखबरी की गई, उसे हारून के जंगलों से पकड़ा गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में चौराहे पर उन्हें फांसी दी गई। अब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और हम पढ़ लेंगे, एक चार्ट बना लेते हैं। वैसे हर बुक में ये चार्ट मिल जाता है, नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो फिर बनाना पड़ेगा। पानी वाली गिर रहा है सर वो टंकी वाली भी है किधर वाली? पीछे। उस साइड वाली इस साइड वाली? सर पता नहीं, वो वहीं से गिर रहा था। तो फिर उड़ भी तो सकते हैं यहाँ से। सर देखते हैं। हर बात को भूलना जरूरी है क्या? क्रांति की प्रमुख घटनाएं, ये क्रमांक, दिनांक, स्थान, फिर नेतृत्व और दमन। और क्या? दमन।